नमस्कार, जय हिंद। मैं सब इंस्पेक्टर रूपसो चौधरी आप सभी का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद रूपसो चौधरी पर स्वागत करता हूं। साथ ही हम पढ़ रहे थे बीएनएस की सीरीज और धारा 330 तक हम पढ़ चुके थे। आज पढ़ रहेंगे धारा 331 से। तो चलिए आइए करते हैं शुरुआत। धारा 331 में बताया गया कि गृह अतिचार या गृह वेदन के लिए दंड। ठीक है, इससे पहले हमने जो धारा पढ़ी थी 330, 329, उसमें बताया गया था गृह अतिचार, गृह वेदन। तो वो जो परिभाषा थी उसके लिए दंड जो है परिभाषित किया गया धारा 331 में। धारा 332 बताती है कि अपराध को करने के लिए गृह अतिचार, है ना। 332 में क्या है कि अपराध को करने के लिए गृह अतिचार, कोई अपराध अगर किसी व्यक्ति को करना है, उस इंटेंशन से अगर किसी घर में वो गृह अतिचार करता है तो धारा 332 के तहत उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। धारा 333 कहती है कि उपहती हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात गृह अतिचार। ठीक है, किसी व्यक्ति का इंटेंशन ये है कि किसी को घर में घुस करके, मतलब कि गृह में घुस करके उसे क्या करनी है, किसी को क्षति पहुंचानी है, जैसे उपहती कह रहे हैं, हमला करना है या और कोई उसको अवरोध करना है, बाधा डालनी है, तो वो ये जो है धारा 333 का उसने अपराध किया है। धारा 334 कहती है कि ऐसे पात्र को जिसमें संपत्ति बेईमानी से तोड़कर खोलना। अगर कोई व्यक्ति विशेष कोई जैसे बक्सा भी हो सकता है, अगर बक्से में उसको पता है कि इसमें कोई संपत्ति है, उसे ऐसा विश्वास है कि इसमें कोई वैल्यूएबल चीज़ है, और वो ऐसे पात्र को खोलता है तो धारा 334 उस पर अप्लाई होगी। धारा 335 में भाई साहब बताया गया कि मिथ्या दस्तावेज रचना, यहाँ से अध्याय नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से अध्याय होता है स्टार्ट आपका 18। ये दस्तावेज एवं कूट रचना के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो अध्याय 18 शुरू होता है। यहाँ से बताया गया कि मिथ्या दस्तावेज रचना, मेक फॉल्स डॉक्यूमेंट। तो ये धारा 335 के बारे में बताया गया है। ये है कूट रचना, काउंटरफीट या फॉर्जरी। कूट रचना का मतलब क्या होता है जनरली, कूट रचना का मतलब होता है कोई दस्तावेज है उसमें छेड़छाड़ करना, यानी जो चीज़ जेन्युइन थी उसको वो नहीं रहने देना, उसमें कुछ टेम्परिंग कर देना ही कूट रचना होती है। धारा 337 में बताया गया है कि न्यायालय के अभिलेखी या लोक रजिस्टर आदि की कूट रचना। धारा 337 ये बताती है कि कोई किसी अभिलेख में जो न्यायालय से संबंधित है उसमें कूट रचना कर रहा है, या जो लोक रजिस्टर आदि है। देखो, लोक रजिस्टर आदि में मैं बताऊं आपको, ऐसे डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो सरकार जिनको इश्यू करती है, जिसमें पहचान पत्र भी हो सकता है, आधार कार्ड भी हो सकता है। अगर इनमें कोई टेम्परिंग करता है, जैसे आधार कार्ड में भी अगर कोई अपना लाभ पहुंचाने के आशय से एज को कम या ज़्यादा करवा लेते हैं, अगर ऐसी भी कोई टेम्परिंग कर रहा है तो वो धारा 337 के अकॉर्डिंग उसको कंसिडर किया जा सकता है। धारा 338 में बताया गया कि मूल्यवान प्रतिभूति, बिल इत्यादि की कूट रचना। मूल्यवान प्रतिभूति में जैसे आप समझ सकते हैं स्टाम्प होते हैं, है ना, विल आप समझते ही हो, वसीयत जिसे कहते हैं, है ना, इत्यादि की अगर कोई कूट रचना करता है तो वो धारा 338 में आएगा। ठीक, अब धारा 339 में जो धारा 337 और 338 में जो परिभाषाएं दी गई हैं उसके बारे में बताया गया है कि वर्णित दस्तावेज उसे कूट रचित जानते हुए और असली के रूप में उपयोग में लाने का आशय रखते हुए कब्जे में रखना। ठीक है, यानी किसी व्यक्ति को ये पता है कि इसकी कूट रचना की जा चुकी है। किसकी की जा चुकी है? जो धारा 337 और धारा 338 में बताया है। धारा 337 में क्या बताया है? न्यायालय के अभिलेख या लोक अभिलेख रजिस्टर के जो दस्तावेज हैं, और धारा 338 में मूल्यवान प्रतिभूति या बिल के बारे में बताया गया है। अगर ये दोनों धारा जो 337 और 338 में जो दस्तावेज बताए गए, अगर उनमें कोई टेम्परिंग होती है तो धारा 339 ये कहती है कि अगर व्यक्ति को पता है कि ये डॉक्यूमेंट में टेम्परिंग हुई है और फिर भी उनको अपने पास रखते हैं, कब्जे में रखते हैं, तो धारा 339 उनका प्राविधान करती है। धारा 340 में बताया गया कि कूट रचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख और इसे असली के रूप में उपयोग में लाना। तो धारा 340 ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति कूट रचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का मतलब हो गया जैसे मोबाइल से या सीसीटीवी कैमरों की जो डीवीआर वगैरह जो होती हैं, इन सब से अगर कोई टेम्परिंग करता है और उसे असली के रूप में उपयोग में लाता है तो धारा 340 उस पर अप्लाई होगी। ठीक है साथियों, धारा 341 में बताया कि धारा 338 के दंडनीय कूट रचना करने के आशय से
कूटकृत मुद्रा आदि का बनाना या कब्जे में रखना। ठीक है, अभी हमने जो धारा 338 पढ़ी थी, जिसमें पढ़ा था कि न्यायालय के दस्तावेज या कोई बिल वगैरह को अगर या वो करता है तो अगर उसकी दंड के बारे में बताया गया है धारा 341 में। जो धारा 338 में जो कूट रचना हम कर रहे थे न्यायालय से संबंधित दस्तावेज या उसके बारे में, तो ये जो है अगर उनको कब्जे में भी रखेगा तो धारा 341 में आएगा। धारा 342 में बताया कि धारा 338 में वर्णित दस्तावेजों के अधिप्रमाणीकरण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली अभिलक्षण या चिन्ह की कूटकृति बनाना या कूटकृत चिन्ह युक्त पदार्थ को कब्जे में रखना। ठीक है, ये धारा 342 में बताया गया है। धारा 343 में बताया गया कि विल, दत्तक ग्रहण प्राधिकार पत्र या मूल्यवान प्रतिभूति को कपटपूर्वक रद्द या नष्ट आदि करना। जैसे बिल आप समझ रहे हो, दत्तक ग्रहण प्राधिकार का मतलब होता है दत्तक, जैसे आपने दत्तक पुत्र सुना होगा, किसी को गोद ले लेना, इस तरीके का प्रमाण पत्र होते हैं, उनकी अगर कोई रद्द कर देता है कि जैसे इसका अधिकार साबित ना हो, है ना, उनको नष्ट कर देता है, तो वो धारा 343 के अकॉर्डिंग उसको कंसीडर किया जाएगा। धारा 344 में बताया गया कि लेखा का मिथ्याकरण। लेखा का मिथ्याकरण मतलब क्या होता है? फाल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, यानी जैसे कोई नौकर है, कोई सेवक है या कोई लोक सेवक भी है जिसके कब्जे में कोई अकाउंट्स हैं जिनमें वो लेखा जोखा करता है, जिसको प्राधिकार दिया गया है कि आपने ये अकाउंटिंग इसमें करनी है। सपोज करिए कि कहीं कोई मान लो कि कहीं कोई सैलरी बना रहा है कोई सेवक, जिसको अधिकार दिया गया कि आप इनकी अटेंडेंस बनाइए कि कितने दिन ये महीने में आते, तो उसमें वो फाल्सिफिकेशन करता है। सपोज जब वो 5 दिन आता है 15 दिन दिखाता है, या 15 दिन आता है 5 दिन दिखाता है, तो इस तरीके की अगर कोई लेखा में अगर कोई मिथ्याकरण करता है तो ये धारा 344 के बारे में बात करती है। धारा 345 में बताया गया संपत्ति चिन्ह। संपत्ति चिन्ह मतलब हो गया मार्क ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मार्क ऑफ प्रॉपर्टी कैसी होगी? जैसे कोई मूवेबल, मूवेबल का मतलब जंगम संपत्ति, बीएनएस की भाषा में, आईपीसी की भाषा में जंगम संपत्ति होती है जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सके, है ना, मूवेबल। तो संपत्ति चिन्ह होते हैं, जैसे किसी की कोई पहचान होती है अगर तो ये धारा 345 में है संपत्ति चिन्ह। धारा 346 में बताया गया क्षतिकारित करने के आशय से संपत्ति चिन्ह को मिटाना। किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के आशय से अगर कोई व्यक्ति उसका जो संपत्ति चिन्ह है, उसकी संपत्ति की जो पहचान है, अगर उसको विरूपित करता है, मिटाता है, तो धारा 346 के अधीन उसको कंसीडर किया जाएगा। धारा 347 में बताया गया कि संपत्ति चिन्ह का कूटकरण, है ना, तो कूटकरण का मतलब बेसिकली क्या हो जाता है? किसी चीज़ से छेड़छाड़ करके उसका स्वरूप बदल देना, स्वरूप नहीं बदल लेना, मतलब उसकी पहचान बदल देना, है ना। तो धारा 347 में ये बताया गया है। धारा 348 में बताया गया कि संपत्ति चिन्ह के कूटकरण के लिए कोई उपकरण बनाने या उस पर कब्जा रखना। संपत्ति चिन्ह के अगर कूटकरण करने के लिए क्या करता है कोई व्यक्ति, कोई उपकरण बनाता है या उसको कब्जे में रखता है, तो धारा 348 के तहत उसको कंसीडर किया जाएगा। धारा 349 में बताया गया कि कूटकृत संपत्ति चिन्ह से चिन्हित माल का विक्रय, जैसे कूटकृत संपत्ति चिन्ह से चिन्हित माल का विक्रय, मैं जैसे आपको समझाऊं, जैसे आपने सुना होगा कि एक जैसे कॉपीराइट होता है किसी चीज़ का, उसी तरीके से जैसे लोग आते मार्केट में कंपनियों को, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे कपड़ों की, जैसे मान के चलो लक्सकोज ही कोई ब्रांड है ना, अगर उसी का कोई कॉपी करके उससे छेड़छाड़ करके अपना अगर ऐसा कोई माल विक्रय करता है, तो इस तरीके को भी हम ये मान सकते हैं कि वो क्या कर रहा है, कूटकृत संपत्ति चिन्ह से चिन्हित माल का विक्रय कर रहा है। अगर वो ऐसा बना करके बेचता है तो धारा 349 ये प्राविधान करती है। हालांकि उसके लिए अलग से एक क्या नाम है, नियम है उसके लिए। धारा 350 किसी ऐसे पात्र के ऊपर मिथ्या चिन्ह बनाना जिसमें माल रखा है ना। धारा 350 ये बात बताती है कि अगर कोई पात्र है जिसमें माल रखा है और उस पर कोई अलग से पहचान चिन्ह बना है, सपोज करो किसी ने ओम बना दिया उसके ऊपर कि ये ओम जिसके ऊपर लिखा है ये मेरा है, और उसी में कोई व्यक्ति उसके चिन्ह को मिटा करके और अपना कोई चिन्ह बना लेता है, तो अब उसकी पहचान में नहीं आएगा वो,
तो इसी तरीके से अगर कोई काम करता है तो धारा 350 के तहत वह दंडनीय होगा। और धारा 350 तक हम पढ़ चुके हैं साथियों। धारा 358 तक कुल BNS में है, केवल 8 धाराएं भी बची हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि वो अगली वीडियो में आपको दे दी जाए। इस तरीके से हमारा ये समापन BNS का हो जाएगा। फिर अगला कोई हम जो है सब्जेक्ट उठाएंगे, फिर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आप पढ़ते रहिए, मैं समझाता रहूँगा जो मुझे समझ में आएगा, जिस तरीके से समझ में आएगा। आप अपनी तैयारी जारी रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।